एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं कामरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एमए 2021-22 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जामिया का, उसी को हम सॉल्व करेंगे और ये पार्ट 1 है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप एमए का एंट्रेंस देने आएंगे तो जामिया के एमए हिस्ट्री का जो पेपर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो होता है वो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है और 2 सब्जेक्टिव का पार्ट होता है। उसमें से भी एक जो होता है वो आपको कंप्रीहेंसिव नेचर का होता है और एक जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन लिखना होता है। 8 से 10 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से आपको जो भी कंफर्टेबल हो जिस क्वेश्चन को आप उसको लिख सकते हैं, या इसी के साथ साथ आप में से किसी को भी पार्ट 2 से यानी कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो या दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये सिर्फ हम पार्ट ए को डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्ट बी मिलता नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और ये याद रखिएगा एक सेकेंड, कि ये सेट बी का पार्ट 1 है। तो ये सेट बी है, अलग अलग सेट होते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में से इसमें से कौन सा मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आयरन का प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि आयरन 6 सेंचुरी बीसी में आया तो उसके बाद से फिर आयरन का प्रयोग किया जाने लगा। उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डांसिंग गर्ल कहाँ पे पाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, किस साइट पे ये पाई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि यहीं पे ग्रेट बाथ भी है, और उसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है कि 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था। सबसे पहले हड़प्पा साइट में जिसको डिस्कवर किया गया था वो था हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिटी, और उसको जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे दयाराम सहनी। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड सत्यमेव जयते अपीयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। सत्यमेव जयते कहाँ पे पाया गया है, किस टेक्स्ट में। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मुंडका उपनिषद। और आपको ये पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते जो है हिंदुस्तान का जो नेशनल एम्बलेम है वहाँ पे भी ये मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 4, द जनरल एडिटर ऑफ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत वॉज। जनरल एडिटर ऑफ द क्रिटिकल एडिशन महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है उसके जनरल एडिटर कौन थे। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वी.एस. सुक्तांकर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द रॉयल डायनेस्टीज ड्यूरिंग द संगम एज। इसमें से कौन सी डायनेस्टी है जो संगम एज का पार्ट नहीं था। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, क्योंकि चोला, चेरा, पांड्या ये तीनों जो संगम पार्ट के अटूट हिस्सा थे और इसी पीरियड में संगम एज में संगम लिटरेचर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसको भी देखना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 6, विच सब्जेक्ट डज द बुक चारक संहिता डील्स विथ। चारक संहिता जो है इसमें से किन चीज़ों को डील करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपको मेडिसिन एंड डिजीज़। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पाला के ग्रेट रूलर जो थे धर्मपाल जी, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 8, कलहंस राजतरंगिनी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ। कलहन का राजतरंगिनी जो है कहाँ के हिस्ट्री को डिस्कस करता है, बताता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन सी, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, द पागलपंथी सेक्ट वॉज फाउंडेड बाई। पागलपंथी सेक्ट को फाउंड करने वाले कौन थे। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है करीम शाह नहीं है बल्कि वो करम शाह थे, और उसी के साथ साथ उनके लड़के थे टीपू शाह। इन दोनों ने मिलकर पागलपंथी मूवमेंट की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। 1857 का जो विद्रोह हुआ उस वक़्त हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। और आपको ये भी पता होना चाहिए ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, क्योंकि बगावत के बाद से उनको हिंदुस्तान का फर्स्ट वाइसराय बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द मुगल एम्पर ड्यूरिंग द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत।
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के वक्त में ही मुग़ल का रूलर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अकबर, और ये अकबर के दरमियान में। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हिमू ने इस लड़ाई को हार गए थे, और अकबर की तरफ से बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अकबर ने इस लड़ाई को जीता था, और ये 1556 में हुआ था। और सबसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान में। और लास्ट जो होता है वो बाद में 1761 में लड़ा जाता है अहमद शाह अब्दाली के दरमियान में और मराठा के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द ऑथर ऑफ रहला? रहला का ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को के ट्रेवलर थे जो हिंदुस्तान में आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको काज़ी उल क़ुज़ात का भी दर्जा दिया था, बनाया था, उनको दिया नहीं था बल्कि बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13, विच रूलर हैड रज़िया सुल्तान डिस्प्लेस्ड टू बिकम द सुल्तान? रज़िया सुल्तान किसको हटाकर बादशाह बन जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को। और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बहुत ज़्यादा एबल नहीं थे, और अगर हम बात करते हैं कि इल्तुतमिश जो है पहले ही से मन बना लिए थे कि हमारी लड़की जो है रज़िया जो होगी वही हुकूमत को संभालेंगी। तो 1236 से लेकर 1240 तक सिर्फ 4 साल तक रज़िया हुकूमत को संभाल पाई, और उसके बाद से हालात इनके फेवरेबल नहीं रहे, कंड्यूसिव इनके लिए नहीं रहे, और 1240 के बाद से फिर कोई दूसरे रूलर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द बुक फ़वाइदुल फ़वाद हैज़ अ नैरेटिव अबाउट विच ऑफ हुम ऑफ द फॉलोइंग? एक बुक है जिसका नाम है फ़वाइदुल फ़वाद, उसमें किसके बारे में बताया गया है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सूफ़ी थे उनके बारे में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको मलफूज़ात कहते हैं, और उसमें से फ़वाइदुल फ़वाद भी एक काफ़ी बड़ा अहम मलफूज़ात माना जाता है, जिसको अमीर हसन सिजज़ी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फुल फ्लेज बुक ऑफ सूफीज़म इन पर्शियन? के फर्स्ट बुक जो सूफीज़म के ऊपर बहुत ही डिटेल में है वो कौन सा है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपको कश्फुल महजूब। कश्फुल महजूब जो है सबसे डिटेल में और पहली किताब मानी जाती है सूफीज़म के बारे में, और इसी को अली हुजवेरी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज़ कमीशन द बिल्डिंग ऑफ द मौसोलियम कॉल्ड द इतमादुद्दौला एट आगरा? इतमादुद्दौला के टॉम को बनाने का कमीशन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नूरजहाँ। नूरजहाँ ने ये ऑर्डर दिया था, और नूरजहाँ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जहांगीर की वाइफ थी, और इतमादुद्दौला उनके भाई थे। और सबसे पहली मरतबा हिंदुस्तान में अगर पित्रा दौरा स्टाइल का ईजाद भले यूज़ कहीं पे किया गया था तो वो इतमादुद्दौला के टॉम में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द वांडरिंग मिस्ट्रेल्स और माइस्टिक सिंगर्स फाउंड मेनली इन बंगाल कॉल्ड? बंगाल में जो भी माइस्टिक सिंगर्स वगैरह पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बॉल। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द हीरोइन ऑफ चांद बरदाई पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो में चांद बरदाई के जो पृथ्वीराज रासो है उसमें हीरोइन का रोल किसने अदा किया है? तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, मुझे जहाँ तक ज़्यादा लग रहा है वो ऑप्शन डी है, कर्पूरवा देवी और समयोगिता। तो आप इसको श्योर कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें श्योर नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द कैलकुलिथिक कल्चर? इसमें से कौन जो है वो कैलकुलिथिक कल्चर का पार्ट नहीं है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कैनन, क्योंकि कैनन का प्रयोग बहुत बाद में 16th सेंचुरी के अप्रोक्स किया गया था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेगालिथ, क्वेश्चन नंबर 20, मेगालिथ क्या है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अ लार्ज स्टोन यूज टू बिल्ड अ मोनूमेंट और स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेन काम? मेन काम को किसने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर ने। और एडोल्फ हिटलर ने इसको जब वो बुक में जेल में उनको भेज दिया गया था तो वहीं पे उन्होंने इस बुक को लिखा था, और इसका इंग्लिश वर्जन जो है उसको हम बोलते हैं माई स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 22, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश रॉयल डायनेस्टीज हाउसेज डज द करेंटली रूलिंग मोनार्क ऑफ इंग्लैंड बिलोंग्स? अभी जो मोनार्क है इंग्लैंड के उनका एसोसिएशन किस रॉयल डायनेस्टी से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, विंडसोर डायनेस्टी से उनका एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज रूलिंग ओवर फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789? फ्रांस में जो 1789 का क्रांति आया उस वक़्त फ्रांस का रूलर कौन था?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए लुइस 16 थे। और लुइस 16 से पहले लुइस 15 थे, जिनके वक्त में फ्रांस का ट्रेजरी कहीं ना कहीं खाली हो गया था और उसी की वजह से लोगों के अंदर रिजेंटमेंट पैदा हो गया था वहाँ के रूलर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म शोगुन इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। शोगुन का एसोसिएशन किस कंट्री के हिस्ट्री से है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन नंबर 25, जैन इज कंसिडर्ड टू बी द ऑफशूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ सिस्टम। जैन का ये माना जाता है कि एक अलग हिस्सा हो गया था किस बिलीफ सिस्टम का, बुद्धिज़्म का, जुदाइज़म का, जैनिज़्म का, क्रिश्चियनिटी का, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन ए बुद्धिज़्म। और ख़ास तौर से जैन वाले जो थे वो महायाना सेक्ट को फॉलो करते थे और फिर कहीं ना कहीं उसमें जो है ताओइज़्म का भी कुछ एलिमेंट्स आ गया, तो ताओइज़्म और हिनायाना दोनों से मिलकर एक सेक्ट बनता है जिसको हम जैन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मार्टिन लूथर हु इनिशिएटेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म इन द 16th सेंचुरी ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू विच लैंग्वेज। मार्टिन लूथर किंग जिसने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म की शुरुआत किया था यूरोप में, उन्होंने बाइबल को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए जर्मन लैंग्वेज में। और उसी के साथ साथ उनका 95 थीसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मशहूर है, क्योंकि उसी के ज़रिए से उन्होंने लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया कि चर्च में बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही है, उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 27, एन इंसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड मर्केंटाइल प्रोटेस्ट नोन एज द बोस्टन टी पार्टी अकर्ड इन विच ईयर। के एक पॉलिटिकल और मर्केंटाइल प्रोटेस्ट होता है जिसको हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं, ये किस साल में हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1773। और ये बोस्टन टी पार्टी का जो एसोसिएशन है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से है और ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि टी को इन लोगों ने पूरा समुद्र में फेंक दिया था और उसके बाद से फिर जो है अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, द कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज समिट वॉज हेल्ड इन द ईयर। किस साल इसको किया गया था कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज समिट को, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2009 में। और ये जिसको हम कोप भी बोलते हैं इसको, और इसी के साथ साथ ये 15वां सेशन था, ये याद रखिएगा। जैसे हर साल कॉप होता है कहीं ना कहीं, तो ये 15वां सेशन था 2009 में कोपेनहेगन में ये हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड। हिंदुस्तान में कब औरतों को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पास किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ अ रिसिपिएंट ऑफ द 2019 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। 2019 का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के फील्ड में किनको दिया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अभिजीत बनर्जी। और अभिजीत बनर्जी के साथ साथ इनकी वाइफ एस्टर डुफ्लो को भी ये दिया गया है। और ये अभिजीत बनर्जी हिंदुस्तान के शहरी हैं, कलकत्ता वेस्ट बंगाल के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज ईदगाह इन कफन। ईदगाह और कफन को किसने लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, जिनका अफसाना और उसी के साथ साथ नोवेल दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ट्रीटी इन द 1765 ब्राउट द बैटल ऑफ बक्सर टू अ कंक्लूजन। किसमें से वो कौन सा ट्रीटी है, मुआहदा है जिसने बैटल ऑफ बक्सर को एक कंक्लूजन तक लेकर आया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। और इसमें बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ाई लड़ी जाती है, जो हिंदुस्तान के कन्फेडरेसी जिसमें अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुग़ल एम्परर थे, वो तीनों लोग मिलकर एक साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको शिकस्त हो जाती है। और उसके बाद से ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है जो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएटिंग होता है इन तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द काकोरी केस। इसमें से किनका एसोसिएशन जो है वो काकोरी केस के साथ नहीं है,
तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सूर्या सेन का एसोसिएशन जो है वो काकोरी केस के साथ नहीं है। और सूर्या सेन का एसोसिएशन भी वो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ है और उन्होंने चिट्टागोंग आर्मरी के ऊपर अटैक किया था। उसके अलावा रोशन सेन, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, तीनों का एसोसिएशन काकोरी केस से है और ये 9 अगस्त 1905 इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि ये 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिसीव्ड द टाइटल पंडिता एंड सरस्वती। इसमें से किनको पंडिता और सरस्वती कहा जाता है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रामाबाई रनाडे। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इनका कहीं ना कहीं जो सोशल मूवमेंट हुआ है उसमें, जितने भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुआ है ये रिफॉर्म के लिए, उसमें इनका भी योगदान बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 35, रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ सजेस्टेड दैट 16 अक्टूबर 1905 शुड बी ऑब्जर्व एज, कि किस तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाएगा? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका ये है ब्लैक डे। और वहाँ पे जो किया गया था वो मॉर्निंग डे के तौर पे किया गया था, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल का लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस कर दिया था और उसको लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों जो है एक साथ आ गए थे कि इस तरीके का हमारे दरमियान में जो यूनिटी है वो यूनिटी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन। ट्रीटी ऑफ वर्साइल को किस साल साइन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1919 में। और 1919 में 28 जून 1919 को पेरिस में इसका साइन किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और क्योंकि इसी के बाद से जो वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो है ख़ात्मा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग एक्ट था, क्योंकि इसी में अगर हम बात करते हैं कि जितने भी अल्सिक लॉरेन का इलाका था या राइनलैंड था, वो सब जो है फ्रांस या इंग्लैंड ने अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसी के साथ साथ अगर और हम बात करते हैं कि जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया। एक क्वेश्चन और जो है ऊपर जो हमने डिस्कस किया था, काकोरी केस जो है वो 9 अगस्त 1925 में हुआ था, 1905 में गलती से मैं बोल दिया था, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द असासिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैड ट्रिगर्ड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वो कौन से रूलर थे जिनका असासिनेशन जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट को ब्रेक कर देता है और उसकी वजह से लड़ाई की शुरुआत हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर डिड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अनफोल्ड। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीटीबीटी। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो है वह यह है, हो ची मिन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। हो ची मिन का एसोसिएशन किस कंट्री के साथ है? तो इसका जो ऑप्शन है वह है वियतनाम, और इन्होंने वियतनाम को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। तो आप में से किसी को भी सब्जेक्टिव पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी जामिया से अभी एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ, तो आइडियाज़ है क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो मे भी हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो जो मैं आपको बताऊं। और इसी के साथ साथ आपका कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो आप अपना सजेशन और फीडबैक भी दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।